हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को मेटलर्जी धातु कण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कई सारी चीज़ें बता दी, जिससे हमने एक बार पूरी तरीके से मेटल कैसे कैसे स्टेप द्वारा कौन कौन से चरण द्वारा प्राप्त किया जाता है यह भी आप सभी लोगों को समझा दिया। अब जो हमारी क्लास है, आज से इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी के प्रोसेस का अलग अलग धातुओं के साथ प्रयोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी धातु में मेटलर्जी का यूज किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपका जो पहला टॉपिक है लोहा, हमें लोहा प्राप्त होता है तो कौन कौन से मेटलर्जी के प्रोसेस से गुजर करके प्राप्त होता है। अब हमारे लिए सिलेबस में यही टॉपिक्स बाकी हैं, जिसमें लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, चांदी, ये सब कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका हम लोग धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सभी धातुएं किस किस प्रक्रम द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहा यानी कि आयरन की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयरन आप सभी के घर में उपस्थित है। किसी के घर में खिड़कियों के इसमें, किसी में दरवाजे में, कहीं बर्तनों के अंदर, बर्तन में भी कढ़ाई वगैरह जो होती है वो आपकी लोहे यानी कि आयरन की बनी होती है। आयरन गाड़ियों में, ट्रेन में, इन सभी जगहों पर आयरन का भारी मात्रा में प्रयोग होता है। तो आयरन का तो कोई पेड़ तो लगता नहीं है कि आप उससे पेड़ पर से तोड़ लाएं, तो वह भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। और धातु है तो कहाँ से मिलेगी, आपको जमीन के अंदर से मिलेगी, भूपर्पटी से मिलेगी। तो जमीन के अंदर से यह जो धातु आप प्राप्त कर रहे हैं आयरन, यह किस किस स्टेप से प्राप्त कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, आयरन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के आयरन पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा और एक स्टील। एक और होता है लौह मटिया लोहा, लेकिन वह आपके कोर्स में नहीं। तो लोहा मुख्यतः 3 रूपों में, 3 प्रकार से इंडस्ट्रियल मेथड में यूज किया जाता है। ढलवा लोहा इंग्लिश में कहते हैं रॉट आयरन। पिटवा लोहा, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कास्ट आयरन। और स्टील को इंग्लिश में स्टील ही कहा जाता है। तो आयरन यानी कि लोहे के 3 औद्योगिक निर्माण के रूप में 3 प्रकार से इंडस्ट्रियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। स्टील के बर्तन है। पिटवा लोहा, जो लोहा बहुत ताकतवर है, यह आपके घरों के दरवाजे खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा यह आपके घरों में कढ़ाई वगैरह के बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। तो यह लोहा जो है यह किसी न किसी प्रकार से आपके लिए डेली लाइफ में यूज है, और ये तीनों लोहा जो है इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब हमको जानना चाहिए कि तीनों लोहे में अंतर क्या है। तो जो ढलवा लोहा होता है इसमें 97% लोहा पाया जाता है, शुद्ध लोहा पाया जाता है। और जो पिटवा लोहा होता है इसमें 99.5% लोहा पाया जाता है। और वहीं जो आपका स्टील होता है उसमें 98.5% लोहा पाया जाता है। ध्यान से देखिए, ढलवे लोहे में सिर्फ और सिर्फ 97% यानी कि रॉट आयरन में 97% लोहा है, और बचा हुआ 3% क्या है, कार्बन या कुछ अन्य इम्प्योरिटी। वहीं पिटवे लोहे में आपका 0.5% कार्बन या अन्य इम्प्योरिटी। और जब हम लोग बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में 1.5% जो है वह कार्बन है, या एक और पदार्थ होता है जिंक जैसी इम्प्योरिटी स्टील में पाई जाती है। स्टील में यह जिंक जैसे पदार्थों को मिलाने के कारण ही स्टील में जल्दी जंग नहीं लगती। तो लोहा 3 रूपों में है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। हम जो आपको बताएंगे, हम आपको ढलवे लोहे का निर्माण बताएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ढलवा लोहा कैसे बनता है हम वह बताएंगे। और फिर ढलवे से ही पिटवा लोहा बनता है और ढलवे से ही स्टील बनता है, शोधन की प्रक्रिया द्वारा, रिफाइनिंग के मेथड द्वारा। यानी कि हम जिस मेथड का प्रयोग करके आपको बताएंगे वह आपको रॉट आयरन यानी कि ढलवे लोहे का निर्माण बताएंगे।
और ढलवे से पिटवा लोहा बनाना या ढलवे से स्टील बनाना यह रिफाइनिंग यानी कि शोधन के अंतर्गत बताया जाएगा। वो अभी आपके कोर्स में है। बात समझ में आ रही? तो लोहे को पढ़ने से पहले हमने जान लिया कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से लोहा होते हैं, ढलवा, पिटवा और स्टील। इन तीनों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं हम लोगों ने यह चीजें जान ली। अब हम लोग बात करते हैं, जो अगली बात करते हैं, लोहे के 3 प्रमुख अयस्क यानी कि ओर होते हैं। लोहे के कितने ओर होते हैं? 3 ओर होते हैं। एक का नाम होता है हेमेटाइट, इंग्लिश में भी हेमेटाइट ही कहते हैं। दूसरा है आपका मैग्नेटाइट और तीसरा जो है वो आपका है पायराइट। तो 3 प्रकार के लोहे मुख्य रूप से आपके कोर्स में है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट। हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O4 और जो पायराइट होता है इसका फार्मूला होता है FeS2। बात समझ में आ रही? तो जो आपका ओर है, अयस्क है, वह 3 प्रकार के हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट। इसमें मेनली आप हेमेटाइट से बनाना सीखेंगे, लेकिन परीक्षा में आ जाता है भाई लोहा सबसे पहला आप धातु पढ़ रहे हैं, सबसे पहला मेटल पढ़ रहे हैं, तो 1 नंबर में पेपर में यही प्रश्न आ सकता है कि लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम लिखिए। तो 2 प्रमुख अयस्क कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हमने 3 बता दिया, पायराइट भी बता दिया, फार्मूला भी लिख दिया। तो यह आपके लोहे के 3 प्रमुख अयस्क हैं और इन्हीं अयस्क से, इन्हीं ओर से आप मेटल यानी कि लोहा प्राप्त करोगे। अब कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले हेमेटाइट अयस्क को जमीन से निकाला जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप जमीन से निकालते हैं भाई। जमीन से हेमेटाइट निकलेगा, बड़े बड़े पत्थर रॉक के रूप में होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? इसका भंजन कराएंगे, इंग्लिश में कहते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले जो लोहे का जो अयस्क है, जब वह जमीन से निकलेगा तो बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में होगा, बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में होगा। तो जो चूंकि हम जान चुके हैं पहला स्टेप क्या होता है, भंजन। आप पढ़े हैं भंजन क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों को पीस करके चूर्ण में परिवर्तित किया जाता है। तो जो हमारा अयस्क निकलेगा वो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया से गुजरेगा, कौन से प्रोसेस से गुजरेगा? भंजन के प्रोसेस से गुजरेगा। और जब भंजन के प्रोसेस से गुजरेगा तो यह जो हेमेटाइट है, जो आपका पत्थर के रूप में है, यह आपका चूर्ण यानी कि पाउडर के रूप में तब्दील हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा स्टेप, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपके पेपर में आता है लोहे का धातु कर्म लिखिए, लोहे का मेटलर्जी लिखिए, तो आप पहले लिखोगे, लेकिन आप सीधा ये हेडिंग डाल करके नहीं छोड़ोगे। आप उसमें बताओगे कि भंजन प्रक्रिया क्या होती है। हमने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है कि भंजन यानी कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग में बड़े बड़े पत्थरों को चूर्ण अयस्क में, पाउडर्ड ओर में परिवर्तित करते हैं। तो अगर पेपर में आएगा तो आपको ये भंजन के बारे में पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? भंजन के बाद जो दूसरा स्टेप आप करते हो वो आप कराते हो सांद्रण, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? यानी कि जो चूर्ण अयस्क है उनका सांद्रण कराएंगे। सांद्रण में भी अब देखिए आपके पास 4 मेथड है। एक मेथड का नाम है ग्रेविटेशनल सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण। एक का नाम है चुंबकीय पृथक्करण। एक का नाम है लेविगेशन या लीचिंग। एक का नाम है आपका जो चौथा है वह है फेन प्लवन विद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 4 मेथड हैं आपके सांद्रण में, लेकिन चारों तो कराएंगे नहीं। तो इसमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो इसमें 2 मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे, अप्लाई करने वाले होंगे। एक को कहेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण और एक को कहेंगे चुंबकीय पृथक्करण। इंग्लिश में ग्रेविटेशनल सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। इन 2 मेथड्स के थ्रू आप कंसंट्रेशन कराएंगे। अब कोई पूछे क्यों भाई यही 2 मेथड? तो कहिए भाई लोहे का हम लोग सांद्रण करा रहे हैं।
अब लोहे के साथ जो गंदगी होगी, जाहिर है गंदगी का वजन क्या होगा, हल्का होगा, और लोहे का वजन क्या होता है, भारी होता है। जब हम पानी की तेज़ धारा बहाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल सेपरेशन में यही होता है, पानी की तेज़ धारा बहाएंगे तो जो गंदगी होगी, गंदगी वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बह जाएगा, और आपका लोहा अपनी जगह सही सलामत रहेगा। चूँकि यहाँ पर लोहे और गंदगी के बीच में वजन का गैप हो सकता है, इस कारण हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण यानी कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। वहीं जो दूसरा मेथड है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आप जानते हैं कि लोहे में कौन सा गुण होता है, चुंबक का गुण होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो भैया हम लोग इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब यह मेथड हमने बताया होगा तो उसमें साफ साफ लिखवाया होगा कि अगर किसी पदार्थ में, किसी मेटल में चुंबक का गुण है तो उसे चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा अलग करते हैं, और यदि किसी पदार्थ में वजन का गैप है तो गुरुत्वीय पृथक्करण यानी कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन में दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो 2 स्टेप, जैसे कि 4 स्टेप होते थे, 2 स्टेप आपने सीख लिए। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप हम ऊपर लिख रहे हैं। जब आप सांद्रण कराओगे तो सांद्रण के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जो सांद्रित अयस्क होता है उसका हम लोग क्या कराते हैं, इसके बाद अगले स्टेप में ऑक्सीकरण कराते हैं। और ऑक्सीकरण का काम 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, निस्तापन और भर्जन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब आप लोग सोचो कि ये जो लोहा है, लोहे का जो अयस्क है, इसका हम निस्तापन कराएं, कैल्सिनेशन कराएं कि रोस्टिंग कराएं, ये गैप है ना। आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि इसका हमको निस्तापन कराना चाहिए या भर्जन कराना चाहिए। तो आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। निस्तापन में हमने बताया था कि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और भर्जन यानी कि रोस्टिंग वायु की उपस्थिति में होता है। साथ ही साथ हमने कहा था कि वायु की अनुपस्थिति का मतलब है कि उसमें से पहले से ही ऑक्सीजन होगा, और भर्जन में क्या होगा, पहले से ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जो आपका हेमेटाइट अयस्क है, जरा इसका फार्मूला देखिए, इसमें पहले से ऑक्सीजन है, Fe2O3 में पहले से ऑक्सीजन है। अगर पहले से ऑक्सीजन होता है तो निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन कराया जाता है। और अगर यही Fe2O3 की जगह पायराइट वाला ले लेते, FeS2 वाला अगर हम लोग लेके करते तो उसका हम लोग कैल्सिनेशन नहीं कराते, उसका हम लोग क्या कराते, रोस्टिंग कराते, भर्जन कराते। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो तीसरा स्टेप है आप लिखोगे, थर्ड स्टेप ऑक्सीकरण, इसमें जो सांद्रित अयस्क है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण की विधि कैल्सिनेशन की प्रक्रिया द्वारा होगी। कैल्सिनेशन प्रक्रिया निस्तापन प्रक्रिया द्वारा होगी, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित है। तो यह आपका हो गया तीसरा स्टेप। और जो चौथा स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चौथा स्टेप अपचयन। आप अपचयन कराओगे, और अपचयन में भी किसका प्रयोग करोगे, प्रगलन, कार्बन अपचयन विधि का प्रयोग करोगे। इस विधि के तहत वात्या भट्टी का प्रयोग करोगे, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करोगे। और यही अब आपको हम वात्या भट्टी समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन कराया जाता है। अपचयन कराने के भी 4 तरीके हमने आपको बताए थे, लेकिन लोहे के अपचयन में कार्बन अपचयन विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन के द्वारा अपचयन कराना। और यह अपचयन का काम एक भट्टी में होता है जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी। आप वात्या भट्टी के बारे में इसके बाद क्या कर दोगे, लिख दोगे। वात्या भट्टी के बारे में क्या लिखना है वो अभी हम आपको बताएंगे। और जब आप वात्या भट्टी का काम खत्म कर लोगे तो आपका ढलवा लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो यह ढलवा लोहे के प्राप्त करने का पूरा तरीका आपके सामने है। पहला फिर से समझिए, सबसे पहले जमीन से पत्थर को उठाया जाता है,
जिसमें मैग्नेटाइट Fe2O3 अयस्क होता है। आप सबसे पहले उस अयस्क को पीसते हैं। पीसने के बाद वह आपका चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद दूसरा स्टेप सांद्रण कंसंट्रेशन की शुरुआत होती है। इसमें 2 मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आएगा, आप इन दोनों मेथड्स को डिफाइन कर दोगे, इन दोनों की परिभाषा लिख दोगे। फिर ऑक्सीकरण का काम होता है। ऑक्सीकरण में हम कैल्सिनेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपचयन होता है। अपचयन में कार्बन अपचयन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब वात्या भट्टी क्या है, ये अभी हम आपको या अगले टर्न पर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यह पूरा लोहे को प्राप्त करने का तरीका है, और इस प्रक्रिया द्वारा जो लोहा मिलेगा वो आपका ढलवा लोहा मिलेगा या रॉट आयरन मिलेगा। अभी वात्या भट्टी के बारे में बताना बाकी है, तो जब वात्या भट्टी बता देंगे तो आपको ढलवा लोहा पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका जो पढ़ाया हुआ टॉपिक्स हैं वो कैसे यहाँ पर आ रहे हैं, और हर बार आएंगे। अब किसी को गुरुत्वीय पृथक्करण नहीं पढ़ा आगे जा पीछे, तो आगे जा कर के कई जगहों पर ये पॉइंट नाम आएगा और वो उसके बारे में जान नहीं। अगर आपने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है तो आपको ये सारे टॉपिक्स आसानी में समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।